हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। हम चैप्टर नंबर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 23 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ना सिर्फ इंटरमीडिएट, इसके अलावा जितने भी हमारे एग्जामिनेशन है कम्पिटिटिव के, जैसे एमडी कैट है, नम्स है और तमाम दूसरे ईटा है और जितने भी एग्जामिनेशन है इनमें इस पोर्शन से एमसीक्यू ज़रूर आता है और क्वेश्चनिंग आंसरिंग ज़रूर होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और बेसिक डीएनए की जो फंक्शन है हम उनके बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह डीप भी जाएंगे, बट हम ओवरऑल जो हमारा कोर्स कवरिंग है उस हवाले से बात करेंगे। व्हाट आर क्रोमोसोम एंड हाउ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम जीन्स, हम इनके बारे में बात करेंगे। नो, आप जैसे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए में मौजूद होते हैं और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस हमारा यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन के अंदर होता है। और क्रोमोसोम्स हमें नज़र आते हैं डबल क्रोमेटिड की फॉर्म के अंदर और ये आगे जाके देखें तो अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें 40% डीएनए होता है इनके अंदर एंड 60% इनके अंदर प्रोटीन होती है। डीएनए में क्रोमोसोम्स की जो मौजूदगी है वो इस बात को साबित करती है कि क्रोमोसोम इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल। सो क्रोमोसोम हमें नज़र आता है, क्रोमोसोम का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? इट इज़ नोन एज कलर बॉडी। ऐसी बॉडी जो कि इजीली कलर्ड हो जाती है जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं। तो जब ये इजीली कलर्ड हो जाती है तब हम इसको क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। स्टेन हो जाती है इसलिए हम इसे नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। देन हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज अ कम्पैक्ट बॉडी। सेल डिवीजन के बाद हमें ये कम्पैक्ट बॉडी के तौर पे नज़र आता है एंड ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन की कौन सी फेज़ के अंदर ये हमें नज़र आता है? ये हमें नज़र आता है सेल डिवीजन की फेज़ के अंदर जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। बट आफ्टर सेल डिवीजन कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जैसे ही ये सेल डिवीजन हो जाती है तो इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, थोड़ा इंट्रोडक्शन था। क्रोमोसोम्स के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। नाउ सवाल आता है द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज कैरियोटाइप। याद रखिएगा कि हम ये जो क्रोमोसोम की स्टडी करने लगे हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की जो स्टडी है, कंपोजिशन, या आप इसे एंड नंबर की भी बात कर लें, आप नंबर की जो स्टडी है ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो याद रहेगा आपको कैरियोटाइप। व्हाट इज अ कैरियोटाइप? द स्टडी, किसकी स्टडी? नंबर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है क्या? जैसे एक सादा सा स्ट्रक्चर यहाँ से पे मैंने ड्रा किया है। नाउ हम क्रोमोसोम को ज़रा सा थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि क्रोमोसोम बेसिकली हमें नज़र कैसे आते हैं। ठीक है, और कब नज़र आते हैं ये हमने बात कर ली है। हमारा जो नो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड, सबसे पहले इसको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को किसने देखा, रिकॉर्ड किसने किया? रिकॉर्डेड बाय फर्स्ट जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम वेल्दर फ्लेमिंग की बात करेंगे कि वेल्दर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी? इस स्ट्रक्चर की, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। नो, क्रोमोसोम के पार्ट कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्रोमोसोम बेसिकली दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड जो आपस में मिलते हैं, एक एंड दो आपस में मिलते हैं तो फिर मिलकर बनाते हैं क्या? क्रोमोसोम। जिस पॉइंट से मिलते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से निकलने वाली छोटे छोटे फाइबर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसे हम नाम देते हैं कैनेटोकोर। और जो टेल होती है क्रोमोसोम की, जो भी आपको टेल नज़र आ रही है,
किसी भी क्रोमोसोम की या एक क्रोमाटिड की जो टेल होती है इसको हम नाम देते हैं टेलोमेर। अब इन सारे पार्ट के अलग अलग से फंक्शन है, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जो ये हमारे पास सेंट्रोमियर है इसको हम एक और नाम देते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जाके मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। चलें, आपको ये पता चल गया है कि सेंट्रोमियर को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। अगर ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसी को यहाँ पे इस तरह से ड्रा करूँ, एक और क्रोमोसोम को, एक क्रोमोसोम अगर मैं आपके सामने यूँ ड्रा करता हूँ इस तरह करके, तो ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, एज वी नो दैट सेंट्रोमियर है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एक नाम देते हैं क्रोमाटिड है। अगर किसी क्रोमोसोम या क्रोमाटिड के ऊपर इस तरह का एक और पार्ट हो कि जो अपने आर्म के साथ थोड़ा सा सेंट्रोमियर से दूर जाके दोबारा से जस्ट लाइक अ सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर बनाए या एक थिक एरिया बनाए या कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाए, तो हम इसे नाम देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, क्या नाम देंगे इसे हम, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो एक बात बिल्कुल आपको कॉमन है वो ये है कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये डीएनए का या क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो कि अनएक्सप्रेस होता है। ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में या ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो पार्ट है सेंट्रोमियर वाला या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वो कभी भी ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता या खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। एक इतनी सी बात। इससे आगे वाली जो पॉइंट है कि जो हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में एक और बात जो हमें बात करनी है वो है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर NOR रीजन। क्या नाम देते हैं, NOR रीजन। क्या मतलब है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। नाम याद रखिएगा, MCQs आता है कि जो हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, बिकॉज हम अभी आपके सामने एक पॉइंट रखते हैं कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हम क्यों कहते हैं। ये आपके सामने एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हम इसको क्यों कहते हैं, ये अगर गौर से देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हम सेटेलाइट क्रोमोसोम, बेसिकली ऐसे क्रोमोसोम, अगर ये देखिए ज़रा, ये जो क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसकी जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन से पहले ये जो कंडेंस्ड पार्ट है आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या करता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की कुछ फंक्शन है, ये इट इन्वॉल्व्स फंक्शन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये इट इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जैसे कि न्यूक्लियोलस की जो फॉर्मेशन है ये किसका काम है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का काम है। इसी तरह से ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन रिप्रेजेंट 0.3% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। यानी कि जो न्यूक्लियर डीएनए का 0.3% जो है वो क्या है, हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सो ऐसे पार्ट जहाँ पर हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलती है या बहुत सारे क्रोमोसोम्स में हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलती है, तो ये क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, क्या करने के लिए, ये न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
इस तरह से हमारे पास जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन या स्कैंडी कंस्ट्रक्शन की जो टाइप हैं, ये दो टाइप हैं। एक है NOR और दूसरे होते हैं जॉइंट। ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास जॉइंट्स वाले स्कैंडी कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो उनको हम नाम देते हैं, ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो कि एरियाज हैं इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकिंग एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। आपको नजर आ रहा होगा, ज्वाइन करते हैं एरिया इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात कर ली है कि ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यूक्लियोलस इन इंटरफेस। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास दो तरह के होते हैं। हम सेटेलाइट क्रोमोसोम की अब बात करते हैं। तो सेटेलाइट क्रोमोसोम को हम सेट रीजन भी, ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेटेलाइट या सेट रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम्स। अब ये सेट रीजन है क्या, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे हमने ऊपर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात की है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात की है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेट रीजन। अब सेट रीजन क्या होता है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमें नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसे हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा, और आगे हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी। अब सेट रीजन क्या होता है, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ऊपर वाला जो रीजन है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड जंक DNA होता है। क्या होता है, जंक DNA होता है, ठीक है। ये जो रीजन है इसके पास क्या होता है, जंक DNA, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस नहीं होता। ये जंक DNA है, एक्सप्रेस नहीं होता, बट मौजूद होता है क्रोमोसोम्स के एक एंड के ऊपर। इस तरह के क्रोमोसोम जिनके पास सेट रीजन होता है, लोकल रीजन होता है या सेटेलाइट रीजन होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सेटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेट रीजन। अब हमने यहाँ पर बात की है टीलोमर की। ये टीलोमर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, टेल्स पर मौजूद होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके ये क्या करते हैं, ये टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम टीलोमर कहते हैं, which prevent the two chromosome to attach with each other from their ends। तो ये प्रिवेंशन का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रिवेंट करते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को, प्रिवेंट क्रोमोसोम्स टू अटैच each other। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके जो डिफरेंट पार्ट हैं, इनके फंक्शन क्या हैं। नो, ये जो आपको काइनेटोकोर नज़र आ रही हैं, काइनेटोकोर के भी अपने फंक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ये जो काइनेटोकोर है ये अटैचमेंट में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास टीलोमर है। ये टीलोमर में ये प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोम्स को, ताकि दो क्रोमोसोम्स के जो एंड्स हैं वो आपस में जुड़ ना जाएं। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। इसके मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे, और ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे हम क्रोमोसोम्स को डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट टाइप्स में मतलब डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास ये जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है वो सेंटर के अंदर हो तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको क्रोमोसोम्स को क्या नाम देंगे। अगर ये बिल्कुल मिड में होगा तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे, अगर ये टेल पे होगा तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे। अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या क्रोमोसोम्स की लेंथ और क्रोमोसोम्स की जो हमारे पास सेंट्रोमियर है उसकी बुनियाद पे हम क्रोमोसोम को डिफरेंट टाइप्स या शेप की बुनियाद पर हम उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में
डिवाइड करते हैं। ये जो 4 तरह के आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ऐसा क्रोमोसोम जिसका हमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में नज़र आता है और ये वी शेप आमतौर पर होता है, इसे हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। एम फॉर मेटा और एम फॉर मिड, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर हमें बिल्कुल मिड में नज़र आता है, इसलिए हम इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सब मेटासेंट्रिक, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सब मीन स्मॉलर, तो ये मिड में नहीं होगा, या तो मिड से थोड़ा सा ऊपर होगा, बिल्कुल जो ऊपर थोड़ा सा हमें नज़र आता है, इसे हम नाम देते हैं सब मेटासेंट्रिक। और इसका जो आम तौर पर हमें शेप नज़र आती है, ये एल शेप होता है, ठीक है, ये एल शेप नज़र आता है हमें। देन ये एक्रोसेंट्रिक नज़र आता है। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब है नियर द एंड, ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर हमें बिल्कुल नियर द एंड नज़र आता है। वेरी शॉर्ट आर्म भी मौजूद होते हैं इसके ऊपर, इसे हम नाम देते हैं एक्रोसेंट्रिक। और ये जे शेप क्रोमोसोम नज़र आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये हमें कौन सा शेप नज़र आता है, जे शेप। और ऐसा क्रोमोसोम कि जिसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल हमें टेल पर, बिल्कुल एट द एंड टेल पे नज़र आ रहा था, ये देखें, ये बिल्कुल, इसे हम नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड दी पोजीशन ऑफ उसकी सेंट्रोमियर की बुनियाद पे हम क्रोमोसोम को डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट ये है, ये टीलोमेयर के बारे में एक लास्ट पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे पास टीलोमेयर होते हैं, ये स्पेशलाइज सेगमेंट होते हैं, ठीक है। टीलोमेयर क्या होते हैं, दीज आर द सेगमेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीलोमेयर का भी अपना फंक्शंस होते हैं, और ये इसलिए इनका जो सीक्वेंस होता है ये तमाम दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट से डिफरेंट होता है। टीलोमेयर का जो सीक्वेंस होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि टीलोमेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंट होता है सारे क्रोमोसोम से। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है। यकीनन सी बात है, क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए के बने हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि हमें मिलता है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इन यूकैरियोटिक सेल। किन के अंदर मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमें यूकैरियोटिक सेल की निशानी है टीलोमर, और ओनली प्रेजेंट होता है किन के अंदर, जी हाँ, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मेड अप ऑफ रिपीटेड सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये जो रिपीटेड सेगमेंट है वो कौन सा हो सकता है, रिपीटेड सेगमेंट ऑफ डीएनए से बना है, और वो सेगमेंट कौन सा हो सकता है, इसका जो सीक्वेंस है ये 5 एंड से, यानी 5 प्राइम से स्टार्ट होके होता है और 3 एंड तक जाता है। क्या जाता है, 3 एंड तक जाता है। लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये हमें नज़र आता है टी, थायमिन, एडनीन, ग्वानिन, फिर ग्वानिन। तो ये हमें इस तरह से सीक्वेंस बनता नज़र आता है, और ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है इसके अंदर, टीलोमर के अंदर। अच्छा, एक बात, लास्ट वाला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो लीनियर होते हैं, ठीक है, लीनियर होते हैं। लीनियर क्रोमोसोम निशानी है किनकी, लीनियर क्रोमोसोम निशानी है किनकी, यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें क्रोमोसोम नज़र आते हैं वो सर्कुलर नज़र आते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखने हैं कि क्रोमोसोम का बेसिक जो स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिर सारा पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम किस तरह के होते हैं, यूकैरियोट के अंदर किस तरह के होते हैं। आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, आप इजीली पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई क्वेरी हो, आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।